You are currently the only person in this conference. Good morning, everyone. Good morning, sir. लास्ट क्लास में हमने सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए दिया था एक सेमी सर्कुलर डिस्क का। किसी ने ट्राई किया था? ओके, गुड। रिंग वाला जो कॉन्सेप्ट था उसी को हम लोग यूज कर सकते हैं। और देखो, अभी जितने भी सेंटर ऑफ मास हम लोग निकालने की बात सोचेंगे, सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है इन सब चीजों को समझने का ओनियन। कोई भी चीज कैसे फॉर्म हुआ है उसको अगर समझना हो तो हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल है ओनियन। जैसे ओनियन को अगर हम लोग स्लाइसेस काटें गोल गोल, तो जो एक स्लाइस है वो एक डिस्क की तरह दिखता है। और उसको अगर ओपन कर दिया जाए, अगर उसको अनवाइंड मतलब अलग अलग कर दिया जाए, तो वो जो डिस्क है वो बहुत सारे रिंग्स उसमें से निकलेंगे। अब ये अलग बात है कि हमारा जो ओनियन है उसमें 5 6 इससे ज्यादा रिंग्स नहीं निकलते, और रिंग्स भी काफी मोटे मोटे होते हैं, उनकी थिकनेस ठीक ठाक होती है। लेकिन अगर हम उसको रियलाइज करें, अगर उसकी थिकनेस को थोड़ा कम समझें, तो ऐसे ही एक डिस्क बहुत सारे रिंग से मिलकर बना है, ऐसा मान सकते हैं। A ring is made up of, sorry, a disc is made up of so many rings. और ये चीज हमने मेंसुरेशन के टाइम भी बताई थी। एक डिस्क बहुत सारे रिंग से मिलकर बनता है। एक सॉलिड स्फीयर, मान लो एक सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर जो है वो बहुत सारे हॉलो स्फीयर से मिलकर बना है। अगेन ओनियन इज एन एग्जांपल। एक लेयर, उसके ऊपर एक लेयर, उसके ऊपर एक लेयर, इस तरह से बहुत सारे शेल, हॉलो स्फीयर जिनकी थोड़ी थिकनेस है, उससे मिलके हमारा जो ओनियन है वो पूरा बनता है। तो ओनियन एक तरीके से सॉलिड स्फीयर हुआ। तो एक एक जो उसके शेल निकलते हैं, लेयर्स निकलती हैं, तो एक एक शेल हो गए। तो इस तरीके से फॉर्मेशन समझ में आता है, और हमको किस तरह के सिचुएशन में कैसा एलिमेंट लेना चाहिए, ये अच्छे से इस बात का क्लैरिटी मिलता है। जैसे हमने आपको सेमी सर्कुलर डिस्क दिया था। अब सेमी सर्कुलर डिस्क बेसिकली बहुत सारे सेमी सर्कुलर रिंग से मिलके बना है। जैसे मैंने कहा ओनियन का
हम स्लाइसेस काटेंगे, मान लो हमको एक डिस्क मिला, उसको हाफ कर दो तो सेमी सर्कुलर डिस्क हो गया। अब अगर उसको अलग अलग करने की कोशिश करेंगे तो हमको सेमी सर्कुलर रिंग्स मिलेंगे बहुत सारे, 5-6, और हर रिंग की थोड़ी थिकनेस होगी। तो इस तरीके से हम सेमी सर्कुलर डिस्क को रियलाइज कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास डिराइव कर देता हूं। देखो, सेंटर ऑफ मास डिराइव करना सारे मासेस के लिए जरूरी नहीं है, हमको 2-3 समझ में आने चाहिए, उसके बाद बाकी के रिजल्ट्स हम याद कर लेंगे। हम सारे रिजल्ट्स को डिराइव कर करके, क्योंकि एग्जाम में हमारा डेरिवेशन नहीं आएगा, लेकिन हमको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे हमने इतना सारा भी एग्जाम्पल दिया, ओनियन का कैसे कट करेंगे, कैसे मिलके बनता है, तो ये सारी चीजें हमको रियलाइजेशन में हेल्प करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा सेमी सर्कुलर डिस्क है, ये सेमी सर्कुलर डिस्क है। अब इसमें हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये बहुत सारे छोटे छोटे रिंग से मिलकर बना होगा, और एक रिंग कुछ ऐसा है। ये एक रिंग है जिसका रेडियस है एक्स और जिसकी थिकनेस है डी एक्स। इस तरह से इसको हम शेड कर देंगे। ये जो सेमी सर्कुलर डिस्क है ये एक एरियल फिगर है, इसलिए यहाँ पर लेमडा से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर हमको सिग्मा लेना पड़ेगा, और सिग्मा है मास पर यूनिट एरिया। हमने लास्ट दिन भी बताया था, और आप लोगों ने डाउट में भी एक क्वेश्चन पूछा था, ये सिग्मा, लैम्डा, रो, ये सब वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो यूनिफॉर्म मास डेंसिटी के लिए होता है। दैट मीन्स कि पूरे डिस्क के लिए सिग्मा जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए अगर हम चाहें तो सिग्मा निकाल भी सकते हैं, और नहीं तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस डिस्क का, हमने सेमी सर्कुलर डिस्क का मास दे दिया गया m, लेट्स अज्यूम दिस, और रेडियस हमारा दे दिया गया r, ये हमारा रेडियस यहाँ से यहाँ तक ये दे दिया गया r, तो सिग्मा हम निकाल सकते हैं। कैसे? तो सिग्मा कैन बी रिटेन एज m, that is a total mass divided by total area, pi r square upon 2। ये हमारा सिग्मा हो जाएगा, दैट इज 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर। बट इसकी जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड दिस। कभी मान लो अगर ऐसा जरूरत पड़ा तो हम निकालने के लिए निकाल सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें हमारा एलिमेंट क्या है? तो एलिमेंट हमारा जो है वो एक सेमी सर्कुलर रिंग है, रेडियस एक्स का, विड्थ डी एक्स का। इन दिस सिचुएशन our element is a ring of radius x and width dx। ये बात समझना इंपॉर्टेंट है। मान लो कुछ देर के लिए सेंटर ऑफ मास पूरा सब कुछ भूल जाओ, लेकिन एक डिस्क रिंग से मिलके बनता है, ये अंडरस्टैंडिंग हमको होनी चाहिए। और अगर इसका मास निकालना है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होगा एक्स सेंटर ऑफ मास, वाई सेंटर ऑफ मास, यहाँ पर हम लोग वाई सेंटर ऑफ मास निकालने वाले हैं। एक्स सेंटर ऑफ मास 0 होगा, क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो बीचों बीच होगा, यू नो दिस। सिमेट्री ये बात को बता सकती है, इसी लाइन पर कहीं ना कहीं हमारा सेंटर ऑफ मास होना है, क्योंकि जितना लेफ्ट में है उतना ही राइट में मास है, दोनों तरफ इक्वल मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वाई सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? वाई डी एम अपॉन डी एम। डीएम क्या है? मास जो हमने एलिमेंट लिया उसका मास, और वाई क्या है? उस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास।
तो यू कैन डायरेक्टली सी कि एक सेमी सर्कुलर रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास y हमारा 2r/पाई होता है, यहाँ पर 2x/पाई, ये रेडियस x है तो 2x/पाई, और मास के लिए अपने को एरिया निकालना पड़ेगा, dA दैट इज द स्मॉल एरिया ऑफ द एलिमेंट। अब यहां पर भी थोड़े से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये सारी चीजें मेंसुरेशन के दौरान बताई गई थी कि इनर एरिया आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, बहुत जो नॉर्मल 10th वाले बच्चे मेंसुरेशन पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, अंदर का एरिया निकालते हैं, बाहर का एरिया निकालते हैं, और बाहर वाले में से अंदर वाले एरिया माइनस कर देते हैं। काम वही करना है, लेकिन चूंकि थिकनेस बहुत कम है, यहाँ पर फॉर्मूला जो आता है पेरीमीटर इंटू विड्थ आता है। ये प्रूफ किया था हमने, पेरीमीटर इंटू विड्थ, यानी कि पेरीमीटर मतलब लेंथ, उस सेमी सर्कुलर रिंग का लेंथ कितना होगा तो पाई एक्स, और विड्थ कितना है डी एक्स। तो सीधे सीधे पाई एक्स इंटू डी एक्स लिख देंगे, रादर देन कि बाहर का एरिया निकाल रहे हैं अंदर का एरिया निकाल रहे हैं। वो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें डी एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, उस डी एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। बस ये इतना समझ में आना चाहिए। अब 2πx dx हो गया तो dm निकल जाएगा। dm क्या होगा, dm हो जाएगा सिग्मा टाइम्स dA, दैट इज पाई x dx इनटू सिग्मा, dm आ गया, y आ गया, तो अब हमको इंटीग्रेट करना है प्रॉपर लिमिट्स के साथ, कर दो। तो इस फॉर्मूले में y की जगह डालेंगे 2x अपॉन पाई, dm की जगह डालेंगे सिग्मा पाई x dx, और यहां पर डिनोमिनेटर में डालेंगे सिग्मा पाई x dx, और इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे 0 टू r। यहां पर वेरिएबल x है, x इज रेडियस, कहां से कहां तक उस रिंग का रेडियस वेरी करेगा 0 टू r, तो यहां पर लिख दो 0 टू r। अब जो टर्म कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल दो, जैसे सिग्मा पाई टू, यहाँ पर पाई पाई तो यहाँ पर कैंसिल होता दिख रहा है, यहाँ पर पाई कैंसिल आउट कर दो। एक्स के अलावा बाकी सब चीजें कांस्टेंट हैं, 2 सिग्मा, और यहाँ पर भी सिग्मा पाई, ये दोनों बाहर निकाल दीजिए, तो ऊपर में आएगा 2 सिग्मा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 टू r, और यहाँ पर पाई सिग्मा एक्स डी एक्स 0 टू r। सिग्मा देख रहे हो कैंसिल आउट हो रहा है, इसलिए हमने कहा था सिग्मा का वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। अब यही सिग्मा अगर फंक्शन दे दिया होता तो फिर अपने को उसका फंक्शन पुट करना होता, उसको इंटीग्रेशन में यूज करना होता, यहां पर उसकी जरूरत नहीं। एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन x³/3, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं r³/3, और यहाँ पर 2 का टर्म एज इट इज है, डिवाइड बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन r²/2, तो इसको लिमिट पुट करने के बाद लिख सकते हैं r²/2। अब यहां से 2 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, r² को r³ कैंसिल आउट करेगा, तो ये हो जाएगा 4r/3π, एंड अगेन दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। तो ये चीज हमको याद होना। अब ये पूरा डेरिवेशन ही मान लो किसी को नहीं समझ आ रहा, सर ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, तो ये 2-3 बार आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी आएगा, अभी ग्रेविटेशन में भी आएगा, इलेक्ट्रोस्टैट क्लास 12 में भी आएगा, बहुत जगह ये कैरी फॉरवर्ड होता है। हमको धीरे धीरे इस पूरे अप्रोच को समझना है, लेकिन उनको रिजल्ट सारे याद होने चाहिए। और रिजल्ट कैसे याद करने हैं, डायग्राम बना बना के ऐसे लिखोगे कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सेमी सर्कुलर रिंग यहाँ होता है, तो वो कभी याद नहीं होता। तो इसको करने का जो तरीका है, आप एक डायग्रामेटिक नोट बनाइए, ऐसा सेमी सर्कुलर रिंग बना लिया, और यहां से ऐसे सेंटर ऑफ मास बना लिया, और ये लिख दिया 2r/पाई। उसी तरह से सेमी सर्कुलर डिस्क, ये सेमी सर्कुलर डिस्क, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो इसके सेंटर से 4r/3π, 4r/3π,
ये रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग, ये सेमी सर्कुलर डिस्क, इस तरह से दिखा सकते हो। उसके बाद इसी में आता है हॉलो हेमिस्फीयर। इसका मैं डिराइव नहीं करवाने जा रहा, चाहे तो कर सकते हैं। हॉलो हेमिस्फीयर, बताइए हॉलो हेमिस्फीयर का कहाँ तक कितना होता है सेंटर ऑफ मास? सर R/2। हाँ, ये R/2 हॉलो हेमिस्फीयर। इन सब का डेरिवेशन है, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि मेडिकल में वैसा जरूरत भी नहीं पड़ता है, और हम आपको अगर याद कर लेते हैं तो हमारा काम हो जाता है। ये सेमी सर्कुलर, इसी तरह से हमको बनाना है नोट। सेमी सर्कुलर डिस्क, दो बार लिख के बनाओगे, एक बार अभी हो रहा है, एक बार जब तुम खुद बनाओगे तब तक ये याद हो जाता है। ये हॉलो हेमिस्फीयर है। सॉलिड हेमिस्फीयर का कौन बताएगा? सर 3R/8। वेरी गुड, वेरी गुड। हम लोग ने याद किया है ऐसा लग रहा है। ये सॉलिड हेमिस्फीयर है। और इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर से 3R/8 डिस्टेंस पर होता है। इसके अलावा और भी दो तीन हैं, जैसे एक है हमारा हॉलो कोन। ये हमारा एक कोन है, हॉलो कोन। तो याद रखना कि कोन का जो भी सेंटर ऑफ मास होता है वो इसी लेंथ पर, इसी लाइन पर होता है। सिमेट्रिकल ओरिएंटेशन है। अगर हाइट h है और रेडियस r है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? कौन बताएगा? हाँ बताइए। h/3। h/3, गुड। तो ये सब डेरिवेशन है, मैं ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है। डोंट हैव टू डिराइव। कुछ डेरिवेशंस थोड़े कॉम्प्लेक्स भी हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे कि सारा बहुत इजी है। कुछ डेरिवेशन कॉम्प्लेक्स भी हैं। अगर ये सॉलिड हुआ तो H और R, सॉलिड हुआ तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? कौन बताएगा? सर H/4। h/4, गुड। तो ये जितने 6 डायग्राम हो गए, उसके बाद एक ट्रायंगुलर लेमिना, वो भी बताया था सेंट्रोइड वाला केस। तो अगर उसको देखें, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल का केस ले लो, ये काम आता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हाइट को बोल देते हैं h और इसको बोल देते हैं l। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, ये राइट एंगल वाले कॉर्नर से, अगर इसको मैं ओरिजिन की तरह देखो, लेट्स से दिस इज 0,0, तो यहां पर होता है h/3 l/3। दिस इज द सेंटर ऑफ मास। ये ट्रायंगुलर लेमिना। बाकी और रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, उनको या मतलब उनको डायरेक्टली ज्योमेट्रिकल सेंटर से ही हम समझ सकते हैं। ये ट्रायंगल वाला भी मीडियन का इंटरसेक्शन होता है, इससे भी हम ये चीज निकाल सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास, लोकेशन, और जैसे रॉड में एक आपके डाउट सेशन में बताया गया था, एक आध क्वेश्चन ऐसे आपके पूछे जाते हैं कि रॉड का जो लीनियर मास डेंसिटी है वो एक फंक्शन है।
जैसे लैम्डा एक फंक्शन दे देगा 2x 3x प्लस 4 ax प्लस bx स्क्वायर, और ये रॉड का लीनियर मास डेंसिटी है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? अब क्लियरली दिख रहा है कि हमारा लैम्डा जो है वो यूनिफॉर्म मास डेंसिटी नहीं है, लेकिन हमारा अप्रोच बिल्कुल वही रहने वाला है। हम क्या करेंगे, रॉड के केस में हम लोग क्या करते थे, रॉड के केस में हम लोग x डिस्टेंस पर dx विड्थ का एक एलिमेंट लेते थे, तो यहां से x डिस्टेंस पर dx विड्थ का ही एक एलिमेंट लेंगे, काम बिल्कुल वही है। लेकिन ये जो एलिमेंट हमने लिया है इसका जब मास निकालेंगे तो ये लैम्डा इंटू डी एक्स होगा, और लैम्डा का वैल्यू जो भी फंक्शन दिया गया है वो पुट कर देंगे, और उसके बाद एक सेंटर ऑफ मास अगर निकालना हो तो हमने क्या किया था, एक्स डी एम बाई डी एम। तो x जो है वो हमारा x प्लस डी एक्स बाई टू, जैसे पिछले दिन भी बताया था, उसको ना लिख के ये एक पॉइंट मास की तरह होता है ऐसा मान के चलेंगे, और ये x ही रह जाएगा, dm की जगह लैम्डा डी एक्स डालेंगे। अब जब लैम्डा डी एक्स डालोगे, x लैम्डा डी एक्स डिवाइड बाई लैम्डा डी एक्स, तो यहां पर लैम्डा तुरंत बाहर नहीं निकलेगा। नाउ दिस लैम्डा इज अ फंक्शन ऑफ x, वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x। ऐसा नहीं कि लैम्डा निकाल दी, यहां भी लैम्डा निकाल दी, कैंसिल आउट कर दी, गड़बड़ है। लैम्डा इज नाउ नॉट ए कांस्टेंट, लैम्डा इज अ वेरिएबल, और उसका वैल्यू हमने दिया हुआ है फंक्शन में, जो भी दिया हुआ है वो डालेंगे। उसके बाद सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन इंटीग्रेट करके लिमिट्स पुट कर देंगे। लिमिट हमारा 0 to L ये लिमिट है, लिमिट पुट कर देंगे। तो यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में रिपीट होता है, बार बार अलग अलग वैल्यूज दे दिए जाएंगे, इसमें हमको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इससे एक स्टेप आगे हमारा आता है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये कॉन्सेप्ट जो है वो काफी बढ़िया है। देखो मेडिकल में ये चैप्टर के जो क्वेश्चन है बहुत लिमिटेड है, वैसे तो इस चैप्टर का डेप्थ बहुत ज्यादा है, और जो बच्चे इंजीनियरिंग में इस चैप्टर को पढ़ते हैं उनके लिए एक सबसे डिफिकल्ट चैप्टर अगर कोई है तो वह सिस्टम पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। लेकिन मेडिकल में डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते। मैं एक बार 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 कहता हूं, यू डोंट हैव टू गो बाय वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ मैकेनिक्स या फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, वो नीट नहीं है। नीट में आपको 45 क्वेश्चन करने हैं, वो भी 1 घंटे के अंदर। अगले को भी पता है कि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप एक क्वेश्चन अगर अच्छा दे दिया जाए तो आप उस पर पूरा काम करें। तो नीट के क्वेश्चन होते हैं कि हमने कहीं कहीं ना कहीं कभी ना कभी किया है उस क्वेश्चन को और दोबारा पूछा गया है। कुछ रिजल्ट्स आपको याद होंगे तो डायरेक्टली उससे क्वेश्चन वही रिपीट हो जाएंगे। ट्रिकी हो सकता है, एक दो स्टेप में थोड़ा ट्रिकी हो सकता है कि हम सोचे कैसे, बाकी उसका जो सॉल्व करने का जो बात है वो 2-3 स्टेप मैक्सिमम, 4 स्टेप मैक्सिमम। और अगर कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया कि भाई ये तो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है, तो भले ही थोड़े स्टेप ज्यादा हो सकते हैं उसके लिए, क्योंकि उसके रिजल्ट बच्चे याद कर लेते हैं। अदरवाइज जनरल क्वेश्चन होते हैं। इंजीनियरिंग में क्वेश्चन कम होता है, खास करके एडवांस में, और फिर उसमें हमको एक एक चीज की गहराई समझ में आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको करने के लिए प्रॉपर टाइम दिया जा रहा है। मेंस में भी आपको कायदे से 1 घंटे में 30 क्वेश्चन ही है। तो इंजीनियरिंग के का अगर टाइम देखा जाए और मेडिकल का टाइम देखा जाए तो इंजीनियरिंग में फिर भी आपको टाइम ज्यादा दिया जा रहा है, तो वहां पर थोड़ा पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन स्टेप्स बढ़ाने का बात हो सकता है, यहाँ पर वैसा चांस नहीं है। और डे बाई डे तुम देख रहे हो पेपर आसान होता जा रहा है, इसलिए हम जबरदस्ती इस चैप्टर के क्वेश्चन को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल पर नहीं लेके जाएंगे। हमारा जो भी क्वेश्चन बैंक है, हमारा जो भी पीवाईक्यू है, वो सॉल्व हो जाए बहुत है। एक आध क्वेश्चन मान लो तुम चाहो इच्छा से कि भाई ठीक है इंजीनियरिंग टाइप का कर लेते हैं, कर लेंगे, लेकिन अगर सारे क्वेश्चंस वैसे करने लगोगे तो थोड़ा सा लेंदी होगा ये पूरा पार्ट। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो हम लोग इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो करने वाले हैं, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है वो कॉन्सेप्ट।
कुछ बेसिक बातें हैं जो समझ में आनी चाहिए। जैसे हमारे पास एक सिस्टम है, ये एक पूरा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पॉइंट मासेस हैं। हमने बाउंड्री बस ऐसे ही बना दी, ये बहुत सारे पॉइंट मासेस हैं और इनका हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो हमने कहा था कि आप क्या करो, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लो, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे बना दिया और इंडिविजुअली हर एक पार्ट के लिए, जैसे मान लो ये हमारा मास m1 है, तो इसका एक पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं हम लोग r1। सिमिलरली ये हमारा m2 है, इसका पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं r2। और सबका x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट होगा, ऐसा नहीं है। r1 वेक्टर कैन बी रिटन एज x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये है पूरा। तो हम इंडिविजुअली अगर x सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास, z सेंटर ऑफ मास ना निकाल के सीधे r सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालें, तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ mi ri डिवाइड बाई समेशन ऑफ mi। तुम देखोगे हमने एक साथ सारा तीनों x सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास, z सेंटर ऑफ मास एक साथ ही लिख दिया। अब ri को क्या लिखेंगे, x1 i, x2 y1 j, z1 k। सिमिलरली r2 के लिए ये सब लिखेंगे, i वाला टर्म एक साथ ऐड होगा। तो r सेंटर ऑफ मास इज बेसिकली x COM i कैप प्लस y COM j कैप प्लस z COM k कैप। तो थोड़ा सा अगर रियलाइज करोगे तो ये बिल्कुल वैलिड रिलेशन लगेगा। हमने एक साथ ही सबका लिख दिया वेक्टर फॉर्म में, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हमको इसको डिफरेंशिएट करना हो, सपोज हमको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना हो, नीचे वाला टर्म हमेशा याद रखना कि ये टोटल मास होता है, दिस इज टोटल मास। समेशन ऑफ mi कैन बी आल्सो बी रिटन एज कैपिटल M। ऊपर के ही टर्म में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। समेशन ऑफ mi ri वेक्टर डिवाइड बाई टोटल M, ये कांस्टेंट क्वांटिटी होगा, जब भी इसकी जरूरत होगी तो इसको बाहर निकाल सकते हैं। अगर हमको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना हो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये कैसे निकलेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। दैट मींस डी बाई डी टी ऑफ आर सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी तो यही होता है, और एक्सेलरेशन निकालना होगा तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना होता है। आर सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हमने लिखा है, उसको डिफरेंशिएट अगर करोगे तो 1/m, ये कैपिटल M तो कॉमन बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, डी बाई डी टी ऑफ समेशन ऑफ mi ri वेक्टर। और ये समेशन का मतलब क्या होता है, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3, ये ऐसा कुछ। चाहो तो तुम एक्सपैंड भी कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। डी बाई डी टी ऑफ m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर एंड सो ऑन। अब देखो, ये जो पहला टर्म है इसमें m1 कांस्टेंट है, इसमें m2 कांस्टेंट, मासेस तो कांस्टेंट रहेंगे, तो जो हम डिफरेंशिएट करेंगे तो m1 बाहर निकल जाएगा, dr1 बाई डी टी, dr2 बाई डी टी, dr3 बाई डी टी। जिन बच्चों को सारी चीजें सब कुछ अच्छे से समझनी है, वो लोग इस पूरे पार्ट को ध्यान रख सकते हैं, नहीं तो बाद में जब मैं कंक्लूजन बनाऊंगा सिर्फ उसको भी ध्यान में रख सकते हो, उसमें भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। dr1 बाई डी टी प्लस m2 dr2 बाई डी टी। अब dr1 बाई डी टी, dr2 बाई डी टी, ये इंडिविजुअल वेलोसिटीज रिप्रेजेंट करेंगे, dr3 अपॉन डी टी प्लस एंड सो ऑन। तो ये जो टर्म है dr1 बाई डी टी, ये dr2 बाई डी टी, ये dr3 बाई डी टी, ये पोजीशन वेक्टर का चेंज है जो कि इंडिविजुअल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। इसको लिख सकते हैं 1/m m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3, और ये सब वेक्टर साइन है एंड सो ऑन। यानी कि फाइनली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर तुम रियलाइज कर पा रहे हो इस पूरे डेरिवेशन से,
तो वी कैन सिंपली राइट समेशन ऑफ MI VI डिवाइड बाई टोटल। ये हमारा आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। और इसके अलावा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मैं इसको भी चाहूं तो ऐसे एक्सपैंड करके डिफरेंशिएट करके लिख सकता हूं, लेकिन चूंकि तुम लोग ने एक पैटर्न देख लिया है, तो MI/AI डिवाइड बाई कैपिटल M। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो जहां जहां भी है P1 P2 P3 डिफरेंशिएट होगा, उसकी जगह A1 A2 A3 आ जाएगा। तो ये दो चीजें अपने को समझ में आनी चाहिए। जब भी एक सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालना हो तो अपन M1 V1 और ये वेक्टर्स है, ये हम ध्यान रखेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना हो, उसका एक तरीका है कि इंडिविजुअली मासेस का एक्सेलरेशन अगर पता हो तो उसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक और भी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमारा सिस्टम है, ये लास्ट पॉइंट है जो हमको थोड़ा सा समझने के लिए यूज करना है, फिर सीधे हम लोग फॉर्मूले पर जाएंगे। मान लो ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं सिस्टम के अंदर, और कोई भी हमने एक मास चुना M1, तो इस पर जो नेट फोर्सेस लगने वाले हैं M1 मास के ऊपर, दो फोर्सेस हो सकते हैं। एक, ये जो रिमेनिंग पार्टिकल्स हमारे बचे हुए हैं M2 M3 M4 सिस्टम के अंदर, वो एक फोर्स लगा रहे होंगे, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, जिसको बोलते हैं F इंटरनल और F1 इंटरनल फोर्स। और इसके अलावा एक और फोर्स लग सकता है जो कि एक्सटर्नल फोर्स हो, कहीं भी किसी डायरेक्शन में, उसका कोई डायरेक्शन का वो नहीं है कि सर आपने उधर क्यों दिखाया। कोई भी एक मास हम कंसिडर करेंगे तो उसमें दो तरह के फोर्स हम ले सकते हैं, F एक्सटर्नल और F1 एक्सटर्नल F1 इंटरनल। तो नेट फोर्स ऑन एनी वन मास, अगर आप देखोगे तो उसमें दो टर्म होंगे, एक F1 एक्सटर्नल प्लस F1 इंटरनल, और ये हमारा हो जाएगा M1 A1। और ये सब वेक्टर है, याद रखना, फोर्सेस हमारे वेक्टर होते हैं। सिमिलरली सेकेंड वाले पार्टिकल पर अगर तुम यही चीज करोगे तो उसके लिए भी तो यही फॉर्मूला आएगा, उसके लिए अलग थोड़े ना आएगा। ये सब इतना मैं लिख रहा हूं, तुम लोग को ये सब सिर्फ समझना है। यू डोंट हैव टू राइट रिमेम्बर एवरीथिंग। ये इतना हम लिखते जा रहे हैं, ये सब वेक्टर, कुछ नहीं, ये सब करना है। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ताकि यू कैन सिंपली इग्नोर, एंड आफ्टर जो भी हम फॉर्मूला देंगे, दो चार क्वेश्चन जैसे करेंगे वैसे क्वेश्चन बन जाएंगे, क्वेश्चन का कोई इशू नहीं। इस तरीके से अगर हम सबको लिखते चले जाएं, इन पार्टिकल सिस्टम है, तो सबको ऐड करने के बाद यहां पर देखेंगे तो ये हो जाएगा F1 प्लस F2, यानी F नेट एक्सटर्नल, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, प्लस ये F नेट इंटरनल। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, देखो टू पार्टिकल सिस्टम के लिए इसको रियलाइज करने की कोशिश कर लो। हमारे पास दो मास, एक है M1 एक है M2, टू पार्टिकल सिस्टम। जब M1 को काउंट करोगे, लेट से दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, कोई इंटरनल फोर्स दिखाना, हम लेट ये दे दिए। जब M1 को काउंट करेंगे तो F1 इंटरनल ये हो जाएगा, और जब M2 को काउंट करेंगे तो F2 इंटरनल ये हो जाएगा। न्यूटन्स लॉ से हमको पता है ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, और जब तुम इन दोनों को ऐड करने लगोगे F1 इंटरनल प्लस F2 इंटरनल, तो ये सम होके क्या हो जाएगा, अगर इफ यू ऐड दिस, ये सम होके जीरो ही तो होगा, और क्या होगा। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस को जब हम ऐड करेंगे तो दे आर गोइंग टू बी जीरो। टू पार्टिकल्स के लिए इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है, मल्टीपल पार्टिकल में इसको हम बस एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं, हम इसको प्रूव नहीं कर सकते। तो ये जो F1 F2 इंटरनल ये सब ऐड होके ये हो जाएगा जीरो। इंटरनल फोर्सेस जीरो हो जाते हैं, सब ऐड अप होके कैंसिल आउट हो जाते हैं। और अगर राइट हैंड साइड में देखा जाए तो ये वही समेशन है, MI AI, यानी कि
net external force F net external is equals to summation of MIAI. लेकिन MIAI का हमने एक वैल्यू निकाला हुआ है, देखो तो यहां पर समेशन ऑफ MIAI का क्या वैल्यू है? समेशन ऑफ MIAI इसका वैल्यू है कैपिटल M इंटू ए सेंटर ऑफ मास। तो ये जो हमने वैल्यू निकाला था, अगर यहां पर इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो हमारा जो फाइनल न्यूटन्स लॉ फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आएगा, जो कि सिमिलर एक्सप्रेशन है एफ एक्सटर्नल is equals to mass into acceleration of center of mass, and this is the most important result. ये जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स लग गया, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालिए, ऐसा यूज नहीं होता ये वाला फार्मूला। ये वाला फार्मूला ऐसे यूज होता है कि एक्सटर्नल फोर्स लगेगा ही नहीं। हम लोग मैक्सिमम सिचुएशन में इस बात को प्रूव कर देंगे कि एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम के ऊपर जीरो है। तो ये फॉर्मूला डिराइव हमने जरूर किया है, लेकिन इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन बहुत अच्छे से समझ लो। ये जो अभी तक का सब सारा डिस्कशन है वो है कंक्लूजन, इसमें लिख रहा हूं कंक्लूजन। Acceleration of center of mass only depends on external forces. Internal forces has no role. इंटरनल फोर्सेस जो होंगे वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन डिसाइड करेंगे। इंडिविजुअल पार्टिकल का एक्सेलरेशन इंटरनल फोर्सेस डिसाइड करेंगे, लेकिन सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नहीं डिसाइड करेंगे, वो एक्सटर्नल फोर्स ही डिसाइड करेगा। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट है, जैसे इफ velocity of center of mass is equals to 0, this implies अगर हमारा सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी मान लो 0 हो गया, क्या इसका मतलब ये है कि सारे पार्टिकल रेस्ट में होंगे? बताइए। यहाँ पर 2-3 बच्चों के मिसकंसेप्शन बहुत ज्यादा होते हैं और इसी कारण ये टॉपिक जो है थोड़ा उनके लिए डिफिकल्ट जाता है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होने का ये कतई मतलब नहीं है कि सारे पार्टिकल्स का वेलोसिटी 0 हो। ये एक केस हो सकता है, लेकिन ये हमेशा पॉसिबल है ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। हमने यहाँ पर वेक्टर सम लिया हुआ है, लाइक इफ यू सी m1 v1 प्लस m2 v2, ये सब वेक्टर सम है। एक पार्टिकल लेफ्ट से राइट जा रहा हो, एक राइट से लेफ्ट जा रहा हो, अगर दोनों को ऐड करें तो ये एड अप होकर 0 हो सकते हैं, जबकि दोनों का इंडिविजुअल वेलोसिटी 0 नहीं है, लेकिन एड अप होकर 0 हो सकते हैं। इसलिए कभी भी सेंटर ऑफ मास और इंडिविजुअल पार्टिकल के रिजल्ट को मर्ज करने की जरूरत नहीं। जैसे मैं यहां पर उसी चीज को लिख दे रहा हूं कि इफ वी सेंटर ऑफ मास 0, that doesn't mean individual velocity of particles is 0. हाँ, ये जरूर है कि कुछ भी नहीं हो सकता।
जैसे मान लो 2 पार्टिकल सिस्टम है, लेट्स अज्यूम दिस, और इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ऐसा सिचुएशन हमने लिया है। एक बॉडी सडनली इधर जाने लगा, तो ये दूसरा बॉडी ऐसे नहीं जा सकता, ये ऐसे नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? इसलिए क्योंकि इनिशियली जब सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था, तो बाद में अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो सेंटर ऑफ मास को रेस्ट में ही रहना है, और रेस्ट में रहने के लिए अगर एक की वेलोसिटी लेफ्ट गई है तो दूसरे की वेलोसिटी राइट होनी पड़ेगी, ताकि एड अप होकर 0 हो। ये कोई और डायरेक्शन में नहीं मूव कर सकता, ये कांस्टेंट होंगे। ऐसा नहीं कि सब इंडिपेंडेंट तरीके से मूव कर रहे हैं, नहीं, सब ऐसे मूव करेंगे ताकि सेंटर ऑफ मास रेस्ट में आ सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका एक एग्जांपल समझो, 2-3 एग्जांपल से इस बात को मैं जस्टिफाई कर रहा हूं। मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ये वेरी फार से हमने एक दूसरे की तरफ रिलीज किया। अब आपको पता है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो जैसे जैसे ये पास आएंगे, इनकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, इनके बीच का फोर्स बढ़ता जाएगा, एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा इंडिविजुअली। लेकिन जब हमने रिलीज किया था, जब स्टार्टिंग में इनको रिलीज किया था, उस समय दोनों को फ्रॉम रेस्ट रिलीज किया था। दोनों में से किसी के पास वेलोसिटी नहीं थी, बोथ आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो अगर हमने रेस्ट से रिलीज किया और दोनों म्यूचुअल अट्रैक्शन से मूव करने लगे, तो इसमें हम देखेंगे कि इंडिविजुअल बॉडी का वेलोसिटी भी है, जैसे इसका v1 है, इसका v2 है, इसका कुछ मास भी ले सकते हैं m1 m2। इंडिविजुअल बॉडी की वेलोसिटी है, इंडिविजुअल बॉडी का एक्सेलरेशन भी है, सी, और ये एक्सेलरेशन विद टाइम बढ़ भी रहा है, ऐसा नहीं बोलेंगे ट्रैक्शन बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछे कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, ये पूरे टाइम 0 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इनिशियली हमने दोनों को रेस्ट से रिलीज किया, तो ये इंश्योर कर दिया कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है। जब दो बॉडी को तुमने जस्ट ऐसे रख के छोड़ा है, तो ये इसका वेलोसिटी 0, इसका वेलोसिटी 0, फॉर्मूला में डालेंगे तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0, और सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। ये जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है, ये इंटरनल फोर्स होते हैं। तो सिस्टम पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 हो जाएगा। जब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास मूव क्यों करेगा? तो सेंटर ऑफ मास वही रहेगा जहां पर इनिशियली था। ये दोनों इंडिविजुअली मूव करके आएंगे इसी पॉइंट पर। तो किसी भी समय अगर हमसे पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, तो 0 ही होगा। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, तो 0 ही होगा, क्योंकि कंडीशन यही है कि F एक्सटर्नल 0 है और V सेंटर ऑफ मास इनिशियली 0 है, तो पूरे टाइम ये मेंटेन रहेगा। एक दो और कंक्लूजन, जैसे हमने वेलोसिटी के लिए लिखा है, वैसा ही एक्सेलरेशन के लिए भी लिखा जा सकता है। इफ acceleration of center of mass is equals to 0, that doesn't mean individual acceleration of particles is 0। ये इसी एग्जांपल में इस बात को हमने जस्टिफाई किया है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, बट इंडिविजुअल एक्सेलरेशन 0 नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें बार बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो दो एग्जांपल हैं जो तुम देख सकते हो, एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स m1 और m2 के बीच में जो लग रहा है। तो मासेस है, ग्रेविटेशनल फोर्स एट्रैक्टिव नेचर का होता है, हमको पता है, और हमने बहुत दूर से इसको छोड़ा है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे पास आएंगे फोर्स बढ़ता जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स gmm/r² होता है। यू कैन सी
सेपरेशन कम होगा तो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो इंडिविजुअल एक्सेलरेशन बढ़ेगा, इंडिविजुअल वेलोसिटी बढ़ेगी। लेकिन ये म्यूचुअल इंटरनल फोर्स है, दोनों के ऊपर लग रहा है। अगर सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई फोर्स देखा जाए, कोई फोर्स नहीं लग रहा। इसलिए सेंटर ऑफ मास अगर इनिशियली रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहेगा, उसका वेलोसिटी भी जीरो होगा, उसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। तो चौथा कंक्लूजन यहां पर हम बना रहे हैं कि इफ ये सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन में यही काम आएगा। इफ एक्सटर्नल इज जीरो, और इफ एक्सटर्नल जीरो बोलने का मतलब होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स। दिस इंप्लाइज acceleration of center of mass 0. This implies velocity of center of mass constant. ऐसा भी कभी कभी हो सकता है कि ऑलरेडी सिस्टम में वेलोसिटी हो, जब हमने रिलीज किया हो तब वो मूव कर रहा हो, तो उसी वेलोसिटी से सेंटर ऑफ मास मूव करता रहेगा। इंडिविजुअल पार्टिकल्स का वेलोसिटी चेंज हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे भी एक स्टेप आगे हमारा कंडीशन ये होता है कि अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, ये तो जीरो है ही, लेकिन अगर उसमें एक और कंडीशन डाल दिया कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है इनिशियली, जैसे जितने भी एग्जांपल अभी ड्रॉ है, तो इससे क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ये जीरो होगा। अब सेंटर ऑफ मास क्यों मूव करेगा, डिस्प्लेस क्यों करेगा? नहीं करेगा। एक्सेलरेशन में नहीं है, वेलोसिटी भी नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट क्यों आएगा? अब ये डिस्प्लेसमेंट को जीरो कैसे करना है, तो उसका फॉर्मूला हम लिखते हैं, डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास is equals to m1 delta x1 plus m2 delta x2, और ये सब वेक्टर्स हैं, m3 delta x3 एंड सो ऑन। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है जिससे क्वेश्चन बनेंगे। और ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। m1 डेल्टा x1 m2 डेल्टा x2 में इसमें डेल्टा x1 और डेल्टा x2 क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट्स है। जैसे आपस में तो पार्टिकल्स मूव कर ही रहे, सेंटर ऑफ मास नहीं मूव कर रहा है, तो आपस में पार्टिकल का मूवमेंट कुछ इस तरीके से होगा कि सब एक दूसरे को नलिफाई कर दे वेक्टोरियली। इस बात को समझने के लिए और इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करने के लिए, हाँ बोलो सर, उसमें नीचे m1 प्लस m2 प्लस m3 भी होगा ना, डेल्टा एक्स सी एम। हाँ, लेकिन हमने डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास अगर जीरो कर दिया है तो कैपिटल एम अगर नीचे डालोगे भी तो भी, हाँ चलो यहां पर हमने नहीं लिखा है तो यहां पर डाल ही दो। एक्चुअली एक स्टेप इससे आगे और आगे लिखना है, इसमें कैपिटल एम डाल दो, कैपिटल एम। अब चूंकि डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास हमने जीरो कर दिया है, दैट मीन्स m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3 एंड सो ऑन, इन सबका सम जीरो हो जाना चाहिए। ये हमारा फॉर्मूला है, दोनों को रिलेट कर दिया। तो ये जो पूरा पूरा हमने ये डिस्कशन किया है, ये पूरा डिफरेंशिएशन वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब अगर छोड़ के ये कंक्लूजन भी अगर तुम ध्यान से समझ लेते हो एक एक पॉइंट, तो इस वैरायटी के जितने भी क्वेश्चन है वो सब तुम्हारे लेवल पर बन जाएंगे। एक बेसिक एग्जांपल जो हर बुक में दिया रहता है, जो तुम लोग ने किया भी होगा, एक प्लेटफॉर्म है जो कि एक आइस बेड पर रखा हुआ है। ये हमारा आइस बेड है। आइस बेड का मतलब होता है फ्रिक्शनलेस। इस तरह का
ये हमारा प्लैंक है और इस पर कोई मैन है। और ये प्लैंक एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर पड़ा हुआ है, आइस बेड बोलते हैं इसको। आइस बेड का मतलब होता है μ0। अब प्लैंक का मास होगा कुछ कैपिटल एम, मैन का मास स्मॉल एम, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनिशियली मैन जो है वो इसके लेफ्ट एंड पर खड़ा है। प्लैंक का लेंथ हम लोग चाहे तो ले सकते हैं, स्मॉल एल कैपिटल एल, जो भी इच्छा। डेटा हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब इसने चलना शुरू किया और ये चल के दूसरे एंड पर आना चाहता है, तो उसमें प्लैंक का मूवमेंट क्या होगा? तो एक बात हमको समझनी पड़ेगी कि अभी जो सिचुएशन है उसमें क्लियरली इस बात को समझा जा सकता है कि सेंटर ऑफ मास प्लैंक का बीचों बीच होना चाहिए और इस मास का बीचों बीच यहाँ पर इसी के पास होगा। तो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं यहीं पर है, बीचों बीच में। नीचे बना लो, कहीं बना लो, यहाँ पर है कहीं सेंटर ऑफ मास। और जब ये मूव करके इधर चला जाएगा तो सेंटर ऑफ मास इधर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, जबकि ये तो होना नहीं चाहिए। सेंटर ऑफ मास तो वही रहना चाहिए। तो ये बात हमको समझ में आनी चाहिए कि जब ये खुद मूव करेगा तो प्लैंक भी मूव करेगा। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ अकेले मूव करेगा, प्लैंक मूव ना करे, ये इम्पॉसिबल इवेंट। आइस वेट का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं वो बैलेंस हो रहे हैं, लाइक कैपिटल एम जी, स्मॉल एम जी, ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, ये सब बैलेंस हो रहे हैं। यहां पर नो एक्सटर्नल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। और इनिशियली जब हमने सिस्टम के बारे में बात की थी तो सिस्टम रेस्ट में था। तो जब ये बात हमने प्रूव कर दिया कि नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, तो सीधे सीधे ए सेंटर ऑफ मास 0। दूसरा, सिस्टम को हमने जब स्टार्टिंग में देख रहे हैं तो कहीं कोई मूवमेंट नहीं है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0। यही वो दो कंडीशन है, तुम देखो तो यही वो दो कंडीशन है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0। ये क्या इंप्लाई करता है? ये इंप्लाई करता है डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास 0। और डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास 0 क्या इंप्लाई करता है? m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3, सबका सम हो जाएगा 0। तो यहां से इन दोनों से हमारा जो कंक्लूजन है वो ये निकलता है, डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास, डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0। यानी कि आपस में जो भी मूवमेंट हो, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करना चाहिए। वी डोंट हैव टू फाइंड आउट द इनिशियल लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस तरह के क्वेश्चन में लोकेशन ही निकालना है कि कहाँ है सेंटर ऑफ मास, बताइए। वैसे निकाला जा सकता है। मास को, मैन को हम एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट करेंगे, प्लैंक को भी एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट करेंगे, और 2 पॉइंट मासेस एट ए डिस्टेंस L/2 सेंटर ऑफ मास निकाला जा सकता है। बट वी डोंट नीड दिस। व्हाट वी एक्चुअली नीड कि अगर ये दूसरे एंड पर चला गया तो डायग्राम कैसा होगा। तो उस केस में अगर देखें, अगर वो यहां आ गया तो प्लैंक कहीं ना कहीं मूव करेगा। प्लैंक अपनी जगह पर बिल्कुल ऐसे स्थिर नहीं रहेगा। हमको एग्जैक्टली पहले समझ नहीं आएगा। जैसे मान लो अभी इस क्वेश्चन में भले ही समझ में आ जाए कि प्लैंक पीछे जाएगा सर, ये आगे जाएगा, ऐसा सिंपल सिचुएशन है तो ये चीज हम लोग को समझ में आ जाती है। लेकिन बहुत बार क्या होगा, 2-3 मास होंगे, बोट होगा, उसमें एकदम से नहीं बोल सकते कि पीछे जाएगा कि आगे जाएगा, ऐसा कुछ। तो उस सिचुएशन में तुमको एक एजम्पशन लेके चलना पड़ेगा। तुमको लगता है कि प्लैंक आगे जाएगा तो आगे भेज दो। तुमको अगर लगता है कि प्लैंक पीछे जाएगा तो पीछे भेज दो। प्लैंक जो है एग्जैक्टली किधर जा रहा है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम डिसाइड नहीं कर सकते। यहां सिचुएशन थोड़ा सिंपल है।
मैन चलेगा, पैर से ढकेलेगा प्लैंक को, क्योंकि जब हम चलते हैं तो जमीन को पीछे की तरफ ढकेलते हैं, तो यहाँ पर प्लैंक को पीछे की तरफ ढकेलेगा, तो ये पूरा 100% गारंटी है कि प्लैंक पीछे आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इवन इस सिचुएशन में भी तुमको मान लो अगर नहीं समझ आ रहा, किसी बच्चे को नहीं समझ आ रहा कि प्लैंक कैसे जाएगा, तो मेरा रिकमेंडेशन क्या होता है कि तुम सबको आगे फॉरवर्ड कर दो। दैट मीन्स ये इनिशियल पोजीशन था, मैं फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ इनिशियल पोजीशन, और इसका डायग्राम भी थोड़ा सा केयरफुली बनाना होता है। एक ही पॉइंट से जमीन का रेफरेंस लेके डायग्राम ड्रॉ करना होता है। ऐसा नहीं है कि एक डायग्राम वहां बनाया, एक डायग्राम यहाँ बना लिया, थोड़ा सा गड़बड़ होएगा। जैसे हमने ये डायग्राम यहाँ बनाया था, हमने फिर से यहाँ पर उसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ किया और हमने एज्यूम कर लिया कि प्लैंक भी कुछ आगे गया होगा। जब मैन दूसरे एंड पर पहुंच गया तब, अब ये दोनों साथ साथ हमने ड्रॉ किया, सेम एक रेफरेंस लाइन के साथ ड्रॉ किया, तब हमको कितना डिस्टेंस मूव किया क्लियरली दिख रहा है। अब तुम एक डायग्राम यहाँ बना दो और दूसरा डायग्राम यहाँ से बनाना शुरू करो, तो समझ ही नहीं आएगा कि रेफरेंस कहाँ से लेना है, क्योंकि प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट जमीन के रेस्पेक्ट में हो रहा है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हो रहा है, और ग्राउंड के लिए एक रेफरेंस लेना जरूरी है ताकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का सेपरेशन समझ आ सके, और उसके लिए ये दोनों डायग्राम साथ में ही बनने चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो हमको ध्यान में रखना है। तुमको नहीं लगता कि पीछे जाएगा, कोई बात नहीं, इट्स ओके, बट डायग्राम शुड बी लाइक दिस ओनली। दोनों को आगे भेज दो। अब कैपिटल एम है, स्मॉल एम है, दोनों को M1 M2 की तरह देखा जाए तो कैपिटल एम का डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुआ, x हुआ, तो जो फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूला क्या है, M1 डेल्टा x1 प्लस M2 डेल्टा x2 प्लस एंड सो ऑन दैट इज इक्वल टू 0। अब इसमें M1 को हम कैपिटल M ले लें तो कैपिटल M इंटू x प्लस स्मॉल एम एक्चुअली मूव कितना किया, तो जहां पर इनिशियली था और अब जहां पर है देखा जाए तो वो टोटल उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो L प्लस एक्स है। ये डिस्टेंस L था, तो L प्लस एक्स आगे गया, प्लैंक x आगे गया, मैन M प्लस L प्लस एक्स आगे गया, तो स्मॉल m, और चूंकि दोनों ये फॉरवर्ड गए हैं इसलिए दोनों का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लेना पड़ेगा। डेल्टा x1 और डेल्टा x2 दोनों पॉजिटिव लिया हमने, और सबको ऐड करके क्या करना है, 0 के बराबर इक्वेट करना है। नाउ इफ यू सॉल्व फॉर x, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल mx प्लस स्मॉल mx माइनस m इंटू एल, और फाइनल आंसर x इज इक्वल टू माइनस ml डिवाइड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अब हम देख रहे हैं कि फाइनल आंसर माइनस आ गया है, तो क्या हमने गलत किया है? नहीं, हमने एक एजम्पशन लिया, हमारा आंसर आया। अगर आंसर निगेटिव आ गया यानी कि हमने जो डायरेक्शन एज्यूम किया था एक्चुअल मूवमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन होगा, दैट्स इट। नेगेटिव साइन signifies that movement is in opposite direction. अपने को दोबारा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, मतलब फाइनल आंसर क्या होगा कि प्लैंक विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट बाय दिस डिस्टेंस। अब उसे माइनस नहीं लगाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो रट्टा मार पढ़ाई करते हैं वो कहते हैं सर माइनस, जैसे हमें इसका जो फाइनल आंसर होगा कि प्लैंक विल मूव बाय m by L divided by capital M plus small m towards left. ये है फाइनल आंसर, इसमें कहीं माइनस नहीं है। माइनस सिर्फ डायरेक्शंस बताने के लिए हुआ, और तुमने कैसा डायरेक्शन एज्यूम किया है, क्या किया है, ये एग्जामिनर को इससे कोई लेना देना नहीं है। फाइनल आंसर ये चाहता है वो
तुमको ये समझ में आना चाहिए कि लेफ्ट गया कि राइट गया, माइनस आया प्लस आया, ये हमारा कंसर्न है। हमको समझना पड़ेगा कि माइनस आने का मतलब क्या हुआ, प्लस आने का मतलब क्या हुआ। फाइनल आंसर में कभी माइनस डालने की कोशिश मत करना। और मान लो कोई बच्चा इसी क्वेश्चन में प्लैंक को पहले ही पीछे मूव कर दिया होता तो उसका माइनस नहीं आता। मैं इसको प्रूव मतलब चाहे तो प्रूव कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर किसी ने इसको ऐसा एज्यूम किया होता, थोड़ा छोटा ही बनाते हैं, लेट्स से ये सिचुएशन है, और किसी ने ऐसा सोचा होता कि प्लैंक तो पीछे जाएगा, तो ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाएगा। ये डिस्टेंस x है, फिर से हमने डायग्राम साथ बनाया है। इफ यू सी अगेन आई हैव मेड द डायग्राम टुगेदर, ताकि साफ साफ पता चले कौन किधर गया। मैन कितना आगे गया है, तो l-x। अब जब इसका फॉर्मूला यूज करेंगे तो कैपिटल M इंटू माइनस एक्स, डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ मतलब माइनस, स्मॉल m l-x फॉरवर्ड, दैट्स वाई पॉजिटिव 0। नाउ इफ यू सॉल्व x, यहाँ पर सिंपली ml डिवाइड बाई m प्लस m आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने सही डायरेक्शन एज्यूम कर लिया था। तो क्वेश्चन इस तरीके से करो, इस तरीके से करो, कोई फर्क नहीं है, आंसर तो वही आना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बच्चे स्टार्ट ही नहीं करते, एजम्पशन ही नहीं लेंगे कि हमारा किधर मूवमेंट होगा, वो बैठे रहेंगे क्वेश्चन लेके। अगर बैठे रहोगे तो सॉल्व तो होगा नहीं। हमको कोई एक एजम्पशन लेना पड़ेगा। लेफ्ट मन कर रहा है लेफ्ट ले लो, राइट मन कर रहा है राइट ले लो। इनिशियली किसी को पता नहीं होगा किधर मूवमेंट है, सिवाय इस क्वेश्चन के, इसमें थोड़ा डायरेक्टली हमको पता चल रहा है। तो एजम्पशन लो, m1 डेल्टा x1, m2 डेल्टा x2, इंडिविजुअली सबका डिस्प्लेसमेंट निकालना, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि सबका इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। वो अगर निकाल लिए विथ डायरेक्शन, तब तो फिर एक लाइन का क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा। ये बात समझ में आई? क्लियर है ये? यस सर। अब इस पर एक क्वेश्चन, जैसे देखो बोट पानी के अंदर, ये भी एक फ्रिक्शनलेस माना जाता है। वैसे तो फ्रिक्शन होता है, ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन जैसे एक बोट है वो पानी के अंदर है, दिस इज ऑल्सो लाइक नो हॉरिजॉन्टल फोर्स इन, नो एक्सटर्नल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब यहाँ पर दो बंदे खड़े हैं, दो दोस्त खड़े हैं, इनके बीच का इनिशियल सेपरेशन और बोट का लेंथ लेट से 4 मीटर है। ये दोनों दोस्त का कुछ मासेस ले लो, जैसे मान लो 40 kg, ये हमारा हो गया 50 kg, ऐसा कुछ वैल्यूज है। अब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसमें बोट का मास हमने नहीं दिया है, तुम चाहो तो बोट का भी मास ले लो, बोट ऑफ मास 90 kg। कहने का मतलब है कि ये डेटा हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वैसे दे नहीं दे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अप्रोच हमारा वही रहने वाला है। ये बोट का मास है। नाउ क्या क्या हो सकता है, ये दोनों बीच में आके हैंडशेक करेंगे, तब हमसे पूछा जा सकता है बोट कितना आगे मूव किया। ये अपना पोजीशन एक्सचेंज कर देंगे तो बोट कितना मूव किया। इस तरीके से ये 2 मीटर इधर आ गया तो कितना मूवमेंट होगा, ये 2 मीटर इधर आ गया तो कितना मूवमेंट होगा, बोट कितने से किधर जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भरे पड़े हैं। हो सकता है बोट का मास दिया ही ना जाए, सिर्फ दोनों बॉडीज का मास दिया जाए, तो बोट को मासलेस कंसिडर करना है, उसका कोई रोल ही नहीं होगा। हाँ, बोट का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा ये हमारे लिए मैटर करेगा, लेकिन उसका मास नहीं भी दिया जाए तो भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।
तो मैं एक सिचुएशन लेता हूं, जैसे बोट का भी मास दे दिया, दोनों जो दोस्त हैं उनका भी मास दे दिया, बोट का लेंथ भी पता है। इफ दे एक्सचेंज देयर पोजीशन, क्वेश्चन क्या है? इफ दे एक्सचेंज देयर पोजीशन, find displacement of boat with direction. डायरेक्शन के साथ बताना है कि बोट किधर जाएगा, लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, कैसा और कितने से। हाँ बताइए। 2/9 meter right. 2/9 मीटर टुवर्ड्स राइट। चलिए ठीक है, बाकी बच्चे भी टाइम लीजिए, करिए इस क्वेश्चन को। आई वांट एवरीवन टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि एक बच्चे ने आंसर निकाला तो सब लोग। हाँ बताइए बच्चे। सर वो अभी 1 महीने के लिए सर मैं 7:15 तक ही लीव कर दूंगा मीटिंग, क्योंकि मेरी अच्छा बहन की प्रैक्टिकल्स चालू है तो मामा को उसे भी छोड़ना पड़ता है। क्या? मेरी बहन की 12th की प्रैक्टिकल्स चालू है तो मामा को उसे भी छोड़ना पड़ता है अभी सुबह। हो नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। लास्ट ईयर फॉर 15 मिनट्स में मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, और वो तुम एक बार वीडियो में भी देख सकते हो, ठीक है। हाँ आफिया बताइए। सर मेरा -20/9 मीटर है। नहीं देखिए, हमने बताया था माइनस प्लस, ये हमारा कंसर्न है। फाइनल आंसर लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, ये होना चाहिए। सर माइनस 20/9 मीटर लेफ्ट। 3/9 लेफ्ट, ऐसा। चलो ठीक है, और बच्चे, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। सर मेरा 4/9 राइट की तरफ आया। ओके, हाँ श्रा- सर मेरा 20/9 आ रहा है। लेफ्ट या राइट? सर लेफ्ट। ओके। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर आप प्लीज मेरे आंसर को 2/9 टुवर्ड्स लेफ्ट कर देंगे। ओके, अभी तो तुम्हारे आंसर को सपोर्ट मिला है, आंसर चेंज करोगे? चलो ठीक है। तो देखो, ये सारे क्वेश्चन में जो मिस्टेक की पॉसिबिलिटी है, एक तो कैलकुलेशन के दौरान जो मिस्टेक होगा उसको हम काउंट नहीं करते, वो तो कभी भी हो सकता है। लेकिन जनरली जो मिस्टेक होता है जिसके कारण ये चार आंसर पॉसिबल आए, हाँ आगे बताइए। सर मेरा आंसर 2/9 टुवर्ड्स राइट कर दीजिए। अरे वाह, जनरली जो आंसर में मिस्टेक होता है वो इसलिए होता है क्योंकि हम डेल्टा x1 डेल्टा x2 ये निकालने में मिस्टेक करते हैं। इंडिविजुअल मासेस का जो डिस्प्लेसमेंट है यही निकाल नहीं पाएंगे तो फिर कैसे चलेगा। और मैंने कहा है इसको निकालने के लिए कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, एक रेफरेंस लाइन बना लो और बोट को आगे मूव कर दो। डोंट इवन थिंक अबाउट इट, सेकंड थॉट ही नहीं देना किधर मूव करेगा, आगे मूव करो, सब कुछ को आगे मूव कर दो। क्या टेंशन है, जब हम हमारे पास लिबर्टी है करने का। ये हमारा यहां पर आ जाएगा 50 kg फाइनल पोजीशंस, ये हमारा आ जाएगा 40 kg।
और बोर्ड तो खैर 90 kg है ही, और ये डिस्प्लेसमेंट को हम लोग x मान लेंगे। अब हमारे पास 3 मासेस हैं। m1 ये हमने सिग्निफाई किया है मास ऑफ 40 kg, मास 40 kg। उसी तरह से m2 ये है मास लेट्स से 50 kg, और m3 ये है मास 90 kg। अब इसके कोरिस्पॉन्डिंग डेल्टा x1, डेल्टा x2 और डेल्टा x3 ये समझ अगर आ गया तो फिर फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना कोई बड़ी बात नहीं। डेल्टा x1 देखो, 40 kg का मास पहले कहाँ था और अब कहाँ है। क्लियरली देख सकते हो कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये 4 + x है, ये 4, ये x, तो ये हो जाएगा 4 + x, और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए पॉजिटिव ही होगा। 50 kg कायदे से पीछे आया है, अब इसको रुक जाओ। डेल्टा x3 जो कि क्लियरली दिख रहा है बोट 90 kg का x से आगे गया है, हमने जम्पशन लिया है तो x ले लो, और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहने दो। बस 50 kg ही यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, ये पीछे आ रहा है इसलिए अपने को थोड़ा केयर करना पड़ेगा। ये कितना पीछे आया, तो पहले यहाँ था अब ये यहाँ है, तो तुम देखोगे यहाँ से यहाँ तक मतलब 50 kg का इनिशियल सेपरेशन इस रेफरेंस लाइन से 4 था, अब इसका सेपरेशन x है, यानी कि क्लियरली इस डिस्टेंस को हम बोल सकते हैं 4 - x, और ये चूंकि पीछे की तरफ आ रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 4 - x विथ अ माइनस साइन। अब इस माइनस को अंदर लेके x - 4 लिख लो, अलग बात है, बट ये इस तरह से लिखना थोड़ा तुमको सेंस मेक करेगा, तुमको लगे कि हाँ तुम कुछ सही कर रहे हो, इसका पूरा मतलब समझ आएगा। बस यही टर्म बच्चे लिखने में गड़बड़ करते हैं। कोई भी बॉडी अगर पीछे आ रहा है तो उसका वैल्यू और उसका साइन दोनों एक साथ काउंट करना बच्चे मिस करते हैं, और इसी कारण ये इतने सारे अलग अलग रिजल्ट्स हो सकते हैं। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, m1 डेल्टा x1 दैट इज 44 + x प्लस m2 डेल्टा x2 50 - 4 - x 90 × x, और इसको करना है 0 के बराबर। तुम चाहो तो ये माइनस को पहले ही अंदर ले लो और x - 4 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये प्रॉपर कैलकुलेशन का बात हो गया, तो 160 + 40x, जब इसको हम लिखें तो ये हो जाएगा 50x - 200 + 90x एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो ये 160 और 200 ये हो जाएगा -40, 50, 40, 90 और 90 180, सो 180x - 40 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 40/180 2/9। अब देखो इसमें साइन हमारा माइनस नहीं आया, मतलब हमने जो कंसिडर किया था फॉरवर्ड जाएगा वो बिल्कुल सही सोचा था, यानी कि फाइनल आंसर 2/9 इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये सारे आंसर रॉन्ग हो गया, 20/9 रॉन्ग हो गया, 2/9 बैकवर्ड रॉन्ग हो गया। एक्चुअल आंसर यही जो बच्चे ने दिया था यही है, दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ आ रही है बात? एक्सक्यूज मी हाँ बोलिए। सर, अब मुझे ये नहीं समझा कि आपने डेल्टा x2 की वैल्यू कैसे ली करके। डेल्टा x2 की वैल्यू ये यहां से यहां तक, ये मेरा पॉइंटर दिख रहा होगा, ये यहां से यहां तक कितना है, 4 दिख रहा है, ये तो 4 दिख रहा है ना, हाँ। ये लो, और यहां से यहां तक ये कितना दिख रहा है, x दिख रहा है। हाँ। तो हमको यही डिस्टेंस निकालना है ना, कितना पीछे आया, हाँ सर। तो 4 - x ही होगा ना बच्चे।
4 में से x को माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। जो डायग्राम हमने ओके बहुत सर। क्लियर है, ये तुम अगर ध्यान दोगे तो ये चीज समझ आ जाएगी। यही सबसे ट्रिकी पार्ट है, डायग्राम ढंग से ड्रॉ करके इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट निकालना, यही सबसे ट्रिकी पार्ट है इस क्वेश्चन का। और इसके लिए डायग्राम बहुत क्लीन बनना चाहिए। आराम से देखोगे तो कोई बड़ा बात नहीं है, आगे गया पीछे गया सब समझ में आएगा, लेकिन बच्चे ड्रॉ ही नहीं करते। वो किधर जाएगा बोल के वो ड्रॉ ही नहीं करते। अब ड्रॉ नहीं करोगे तो कैसे चलेगा काम। मान लो किसी ने सोचा होता कि सर पीछे हमको जाना था, पीछे बोट गया, ठीक है पीछे करके ड्रॉ बना लो। बनाना तो पड़ेगा, बिना बनाए कैसे होगा। बोट फाइनल पोजीशन में कैसा दिखेगा, ये चीज बिना ड्रॉ किए तो काम नहीं चलेगा। अब ये तुम्हारा इच्छा है, तुमको इसको आगे मूव करना है। जैसे हमने कहा कि हर बार आगे मूव कर दो, सबसे सेफ होता है ये। इससे मैक्सिमम चीजें पॉजिटिव आ जाती हैं, कुछ चीजें निगेटिव होती हैं वो हम केयर कर लेंगे। पीछे मूव करने में बच्चे बहुत से बार कंफ्यूज होते हैं, वो भी निगेटिव हो गया, कोई और निगेटिव हो जाएगा, तो 2-3 निगेटिव के टर्म आ जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, इस पर 1-2 और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं एक स्प्रिंग और 2 ब्लॉक, अपने नेचुरल लेंथ पर स्प्रिंग है, और इस 2 kg को, और ये हमारा मान लीजिए 3 kg है, इसको हमने एक वेलोसिटी दे दी लेट से 4 मीटर पर सेकेंड, और इसको हमने वेलोसिटी दे दी लेट से 6 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों की वेलोसिटी है। स्प्रिंग इज एट इट्स नेचुरल लेंथ। कहीं पर कोई फ्रिक्शन नहीं, म्यू 0। हमसे पूछा गया मैक्सिमम एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग, फाइंड मैक्सिमम एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग। चलिए ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाएंगे। मैक्सिमम एक्सपेंशन या फिर मैक्सिमम कंप्रेशन, यही दोनों वेलोसिटी हमने जैसा दिया है उसका डायरेक्शन चेंज करके ऐसे दे देते हैं। ये जो वेलोसिटी हमने दी है लेफ्ट साइड और राइट साइड, इसको ऐसे कर देते हैं। तो इसी क्वेश्चन में एक्सपेंशन की जगह कंप्रेशन भी आ सकता था। कि मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग में क्या होगा।
इसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट की भी जरूरत पड़ेगी। वेट, इसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है, ले लो। अब बताइए। नहीं सर, मैं वही बोलने वाली थी कि स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है कि नहीं। हाँ, स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन होगा और हमने के दे दिया है। तुम चाहो तो इसको 100 200 जो भी वैल्यू डालना है, क्योंकि हमने सारे डेटा दिए हैं, तो इसको भी अगर डेटा देंगे तभी आंसर आएगा फाइनली। बट हम डेटा निकालने में इंटरेस्टेड नहीं है। करना क्या होता है ये बहुत अच्छे से समझना है, और इसके बाद तुम लोग अपने मॉड्यूल के जो भी क्वेश्चंस हैं वो अगर ट्राई करोगे, मैं तुम लोग को सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का लिंक भी शेयर कर देता हूँ, उसके क्वेश्चंस ट्राई करोगे तो तुमको आइडिया समझ में आएगा कि करना कैसे होता है। अभी क्वेश्चंस और भी हैं, ऐसा नहीं है कि बस दिस इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल भी थोड़ा इस पार्ट पर बात करने वाले हैं। ये पार्ट हम लोग का मान के चलो कि पूरा अक्टूबर हमारा न्यूटन ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स चलने वाला है, ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। तो इसके लिए अब थोड़े बहुत टेस्ट जो आ रहे हैं उनको आप एक अवॉइड कीजिए। उनको मतलब अवॉइड करना मतलब इन द सेंस कि उसको जितना आपका प्रिपरेशन लेवल है उस पर एग्जाम दे दीजिए। टॉपिक को जल्दी जल्दी खत्म कराने के चक्कर में मत पड़िए। ये मेरा रिक्वेस्ट है कि कोई भी टॉपिक हो तुम लोग जल्दी जल्दी खत्म कराने का बात मत करो, क्योंकि जल्दी जल्दी खत्म कराने में खत्म तो हम करा देंगे, मेरे को तो बकबक करना है, हम 1 घंटे लगातार 2 घंटे बकबक कर देंगे, 3 घंटे कर देंगे, लेकिन जो तुमको कन्वे करना है, डाइजेस्ट करना तुम्हारा काम है, वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा। एक ही दिन में सारा खाना दे देंगे 10 दिन का, कैसे कर पाओगे? हमको एक रेगुलर डोज चाहिए होता है, ना उससे ज्यादा चाहिए ना उससे कम चाहिए। कम भी दिया तो भी दिक्कत है, ज्यादा दिया तो भी दिक्कत है। तो ये जो हमारा सिलेबस कंप्लायंस होता है ये भी बिल्कुल वैसे ही होता है। एक रेगुलर मैनर में चीजें हमको डिलीवर करनी है। लगातार एक्स्ट्रा क्लास लगा के एक ही दिन में 10 एक ही वीक में 10 क्लासेस करके हमने 2-3 चैप्टर निपटा दिए, तो ये तो हमारे लिए ठीक है, हमारा काम हो गया। बट उसमें जो बच्चों का पढ़ाई है वो पूरा वेस्ट हो गया। वो 1-7 दिन में वो पूरा कैसे खत्म करेगा? इस क्वेश्चन के लिए हम हिंट देते हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी योर होमवर्क। नेक्स्ट क्लास में यही से स्टार्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है इसमें? एट मैक्सिमम कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन बोलो एक्सपेंशन बोलो, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन अगर उल्टे साइड से हम देते हैं at maximum compression / expansion, both the blocks have same velocity, and will be equal to velocity of center of mass। ये कॉन्सेप्ट है, अगर इसको बहुत अच्छे से समझ पाए तो इसका आंसर 2 लाइन में आ जाएगा। और ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, ये ऐसे कोई भी क्वेश्चन के लिए है। तुम जितने भी क्वेश्चन इस तरह से स्प्रिंग ब्लॉक के करोगे, जहां भी मैक्सिमम कंप्रेशन एक्सपेंशन की बात आएगी वहां पर ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। बस इसको तुम लोग एक बार यूज करना स्टार्ट करो। तो ये यहां तक हम इसको रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी के आंसर से आगे बढ़ेंगे। कल ही है अपना क्लास, कल कुछ और क्वेश्चन लेंगे और हम लोग सेंटर ऑफ मास रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन है वो कल खत्म करेंगे। फिर उसके बाद से रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इंटर करेंगे। तो जिन बच्चों का भी ये टॉपिक नहीं हुआ है वो अब साथ साथ करना शुरू करें, क्योंकि अब भी अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर अब देर हो रहा है। क्लास में हुआ नहीं किया, अभी हो रहा है नहीं किया, तो अब इसके बाद नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी करना शुरू करो। आज कल में ही सेंटर ऑफ मास रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीट करने की कोशिश करो। कैविटी वाले क्वेश्चंस, पॉइंट मास वाले क्वेश्चंस, उसको कंप्लीट कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।